लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी करीब करीब 2.40% अप था, वहीं पे जो सेंसेक्स था वो करीब करीब 2.54% के आसपास अप था। सो लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया है कि क्या यहाँ पे अब एक रिवर्सल आ सकता है, क्या बाजार यहाँ से ऊपर की साइड जा सकता है। ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है लोगों के मन में क्योंकि इस लेवल के गेज देखे हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और जो लगातार 5-7 दिन से यहाँ पे गिरावट दिख रही थी, ये एक रिवर्सल का काम कर सकता है या फिर नहीं। सो आज इसके बारे में जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक ट्रैप है कि भाई आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करवा दिया जाए और बाजार यहाँ से नीचे चला जाए, और या फिर यहाँ से ये रिवर्सल आ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि इतना वॉल्यूम जनरेट हुआ। तो 22 नवंबर को यहाँ पे जो FII है इसने लगातार बेचा था करीब करीब 1200 करोड़ के आसपास, वहीं पे जो DII है उसने करीब करीब 1700 करोड़ के आसपास खरीदा था। तो एक अच्छा वॉल्यूम है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन ये इतना वॉल्यूम भी नहीं है कि बाजार को 2.5% के आसपास अप ले जाया जा सके। तो जो नेक्स्ट गेम है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि है हमारा FNO। अगर आप FNO पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे 22 नवंबर पे जो FUT है उसने उसके अंदर बाइंग आई है 3000 करोड़ के आसपास, और FII इंडेक्स ऑप्शन के अंदर आपको दिख रही है 32,000 के आसपास की बाइंग। तो ये मेन रीजन है, ये एक कवर किया गया है नीचे से इंडेक्स को, जिस वजह से यहाँ पे काफी तगड़ा अप मूवमेंट देखने को मिला। मतलब कैश पोजीशन यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने FNO करना शुरू कर दिया इंडियन मार्केट के अंदर, और कहीं ना कहीं इसके पीछे के रीजन थे हमारे अदानी जी। देखो, जब भी अदानी जी के ऊपर कोई भी न्यूज़ आता है तो आपने भी पास्ट में काफ़ी बार नोट किया होगा, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, बिकॉज हमारे देश के काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके ऊपर कोई न्यूज़ आएगी तो भाई थोड़ी मार्केट तो हिलनी बनती है, और मार्केट उसी तरीके से काम कर रही है। मार्केट के अंदर एक सपोर्ट भी था, जिस लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रही थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे, तो उसका भी एक इम्पैक्ट हमारी इस बाइंग के ऊपर हुआ है। तो अगर आप कैश पोजीशन देखोगे, क्योंकि जो कैश पोजीशन होती है वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं कि भाई आ गए अब साल 2 साल के लिए इन्वेस्टेड है किसी स्टॉक के अंदर, सो कैश पोजीशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि इस समय पर मिसिंग है। कैश पोजीशन के अंदर यहाँ पे सेलिंग हुई है। अब जो FNO वाला सेगमेंट होता है उसके अंदर ना हेजिंग मेनली की जाती है कि अगर बाजार नीचे जा रहा है और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को ये लगता है कि ठीक है हम बेच रहे हैं लेकिन क्या पता यहाँ से रिवर्सल आ जाए, तो इस केस के अंदर वो FNO लेते हैं कि भाई बाजार ऊपर आ गया तो भी हमारी हेजिंग हो गई है, हम पैसा लूज नहीं करेंगे। तो यही करते हुए इस समय पे जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको दिख रहे हैं। तो इसमें कोई भी खुश होने वाली बात नहीं है कि भाई FII वापस आ चुके हैं, FII के अंदर काफ़ी ज़्यादा बाइंग आ चुकी है। ये दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस समय पे कह रहे थे कि भाई FII बाइंग वापस आ चुकी है। तो बाइंग आ चुकी है, ठीक है, लेकिन वो FNO में आई है, वो कैश पोजीशन में नहीं आई है। तो और जो कैश पोजीशन की बाइंग होती है वो इम्पैक्ट लाती है इन अ लॉन्ग रन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये हो गई। सेकेंड चीज़ जिस वजह से बाजार आज की डेट के अंदर आपको अब देखने को मिल सकता है वो रहे हमारे महाराष्ट्र के इलेक्शन। भाई जो महाराष्ट्र के अंदर BJP ने तहलका मचाया है वो तो भाई आप देखने वाली बात ही मान सकते हो, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाई BJP इस लेवल पर जा करके तहलका मचा सकती है। उसके अंदर आपको पता है सब पार्टीज बनी होती है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे, उसके बारे में आप सब ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गए। लेकिन जिस लेवल का यहाँ पे पिटाई धुलाई की गई है कांग्रेस की, भाई वो देखने वाली बात। देखो, मैं BJP के पक्ष में भी नहीं हूँ, कांग्रेस के पक्ष में भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ इससे ये समझ आई है कि जो इंडिया है उसके अंदर हम एक अपोजिशन ढूंढ रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो, एक स्ट्रॉन्ग फेस हो, जिसके वजह से जो BJP है उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखे। डेफिनेटली हमने जनरल इलेक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपना एग्रेशन दिखाया, पर उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे जीती जा रही सीटें जीती जा रही हैं, उस लेवल पे तो भाई माना जा सकता है कि ठीक है BJP ने कुछ तो तोड़ा होगा, या फिर हम एक अपोजिशन लैग कर रहे हैं। देखो, मेरा एक्सपर्ट एरिया नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी हर किसी का अलग हो सकता है, तो इसके ऊपर जज मत करना। लेकिन इलेक्शन तो जीती है, तो अब भाई चाहे आप कांग्रेस के सपोर्टर हो या BJP की सपोर्टर हो, आपको ये पता चल गया कि भाई BJP आज की डेट के अंदर भी स्ट्रांग है, चाहे आप किसी का भी नाम ले लो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाए। इसी के साथ साथ एक और मेजर कंसर्न निकल के आ रहा है बाजार को लेकर के कि भाई बाजार के अंदर बाइंग कहाँ है। बाइंग का मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉक खरीद रहे हो। देखो, स्टॉक खरीदना बेचना ये शॉर्ट टर्म गेम है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हो तो आपको कंपनीज के रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे, इकोनॉमी को देखना पड़ेगा। इवन अगर आप इकोनॉमी को कुछ हद तक छोड़ देते हो कुछ टाइम के लिए,
तो आपको कंपनी के रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे और वहाँ पे बाइंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कार की सेल देखोगे तो भाई इस साल हो गई, इस क्वार्टर में हो गई ऑब्वियसली। जितनी भी कार की कंपनी, चाहे आप महिंद्रा महिंद्रा को ले लो, चाहे आप टाटा मोटर्स को ले लो, इन सब ने आकर के बोला है कि भाई हमारा काफ़ी सारा स्टॉक इस समय पे पड़ा हुआ है गोडाउन के अंदर, जिस वजह से मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्वार्टर और उसके नेक्स्ट क्वार्टर में स्लो डाउन देखने को मिल सकता है कार सेलिंग के अंदर। अब आप ये समझो कि अगर प्रीमियम सेक्टर अब हिट हो रहा है तो ये एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि देखो कार कौन खरीदता है? कार मिडिल क्लास खरीदता है। लोअर मिडिल क्लास बाइक तक चलता है, उसके ऊपर वो जा नहीं सकता, क्योंकि भाई बाकी चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा महंगी है। और जो अपर क्लास है उसका ऑलरेडी कार है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मिड रेंज की कार है उनकी सेलिंग कम हो रही है। कंपनीज, चाहे टाटा की बात करो, महिंद्रा की बात करो, इन्होंने ओपनली आकर के बोला है कि भाई नेक्स्ट क्वार्टर और उसके बाद वाला क्वार्टर भी जो है उसके अंदर सेल्स इंपैक्ट होते हुए दिखेंगे। तो ये एक मेजर कंसर्न है कि हम कहते हैं भाई हम काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो कार सेल्स है वो गिर रही हैं। तो लोग कहते हैं इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, कार बिक नहीं रही है। तो इन्फ्लेशन कहाँ पे, महंगाई दर कहाँ पर है, और जो फूड इन्फ्लेशन है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जो कि चिंताजनक बात है इंडियन स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से। क्योंकि देखो हमारी मार्केट डेफिनेटली थोड़ी सी ओवर इन्फ्लेटेड है, और अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे तो बाजार के अंदर सस्टेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला आने वाले टाइम पे। सो मोटे मोटे तौर पे इन सारी की सारी चीज़ों को अगर मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूँ तो मेरे भाई आपको बुल रन का वेट करना चाहिए। अभी जो बाजार है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाला है। ये सारी की सारी न्यूज़ दिख करके आपको लगेगी कि मार्केट लास्ट टाइम भी पॉजिटिव थी, आज भी पॉजिटिव है। अगर होती है तो आप सोचोगे कि मैं सारा पैसा लगा दूँ, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, मार्केट को थोड़ा कंसोलिडेट कर लेना चाहिए, उसके बाद पैसा डालना एक अच्छा सेंस बनेगा। SIP कर रहे हो आप, SIP कंटिन्यू रख सकते हो, बट बहुत बड़ा पैसा अभी मत डालना। अभी के लिए मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करना अच्छा रहेगा। तो अगर आप डालना चाहो और आपके पास 1 लाख रुपए तो 25,000 की इंस्टॉलमेंट डाल सकते हो। 75,000 आप सेफ रखो कि नेक्स्ट मूव पे डालेंगे। सो बुल रन की शुरुआत है या नहीं, मुझे लगता है अभी नहीं है। अभी मार्केट कुछ टाइम तक एटलीस्ट कंसोलिडेशन में रहेगी, जो हमारी इकोनॉमी हमें बताती है। इसी के साथ साथ एक और मस्त डेटा निकल के आता है जो मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे कि हम कहते रहते हैं कि हम इंडिया से बहुत प्यार करते हैं, इंडिया जो है वो एक सुपर पावर बनने वाला है, लेकिन 2022 के बाद 35% बढ़ोतरी हुई है यहाँ से US जाने वाले या यहाँ से फॉरेन जाने वाले लोगों के अंदर। मतलब लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। और आप ये मानो ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो HNI हो सकते हैं, ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हो सकते हैं, और वो लोग इंडिया छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, जो कि एक मेजर कंसर्न इंडिया के लिए बन सकता है। क्योंकि देखो हमारे यहाँ वैसे ही बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है, और बेरोजगारी भी उन सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है जो कम पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इंडिया को छोड़ के भाग रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेस हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, एयर क्वालिटी हो सकता है, इसी साथ साथ सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप ये चाहते हो कि हमारा देश ग्रो करे तो हमको इन सारी चीज़ों पे मेन फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हमारे हाई नेट इंडिविजुअल बाहर चले जाएंगे या फिर हमारा इंटेलिजेंट माइंड बाहर चला जाएगा तो इंडिया ग्रो नहीं कर पाएगा। क्योंकि इंडिया में पैसे पहले भी नहीं मिलते थे, लेकिन लोग फिर भी देशभक्ति के लिए इंडिया के अंदर रुक रहे थे। लेकिन आज की डेट के अंदर डेटा प्रूफ करता है 2022 के बाद कि भाई जो माइग्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुका है। तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर आपके पास भी स्कोप है कि भाई आप बाहर जा सकते हो या नहीं जा सकते, तो आप जाओगे या नहीं जाओगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बिकॉज आज की डेट के अंदर धीरे धीरे करके इंडिया में स्ट्रगल एक्चुअली में बढ़ता जा रहा है। चाहे आप मानो या मत मानो, मैं बहुत प्यार करता हूँ इंडिया से, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ मानता हूँ कि भाई चाहे एयर क्वालिटी की बात कर लो, चाहे सेफ्टी की बात कर लो, चाहे रूल एंड रेगुलेशन की बात कर लो, इन सब में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। और जो हमारी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है उसको भी हार्ड बनाया जा रहा है। चाहे आप किसी भी रूप में टैक्सेस देखो, चाहे आप गाड़ी खरीदने जाते हो तब टैक्सेस की बात करोगे, चाहे आप जब वेल्थ क्रिएट करने की बात करते हो तब टैक्सेस की बात करोगे। तो काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन का नंबर बढ़ चुका है। मुझे लगता है आने वाले टाइम पर अगर चीज़ें नहीं सुधरी तो ये नंबर बढ़ता जाएगा। और हमारा जो मेन पॉइंट है, जो जिससे इंडिया पैसा कमाता है, अगर वही बाहर चला गया तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कैसे इंटैक्ट होगी, ये एक कंसर्निंग पॉइंट भी है। तो अब चलते हैं Q&A की साइड। कनिका गुप्ता जी का कमेंट था कल, उन्होंने कुछ स्टॉक्स के नाम बताए थे, उसका आंसर मुझे लगता है थोड़ा सा मैं ट्वीक करना चाहूँगा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मैम तो आई होप आपको ये समझ आएगा, बिकॉज उसमें स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ों में थोड़ी सी चेंजेस हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़
कि अगर आप देखोगे जैसे इनिशियली हमने बात करी कि भाई कार की सेल के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो जैसे आपने बताया था टाटा मोटर आपके पोर्टफोलियो के अंदर है, सो वहाँ पर बाइंग आपको थोड़ा रुक करके करना चाहिए, बिकॉज जैसे ही सेल नंबर नीचे गिरेंगे, ये जो फ्री फॉल आपको बाजार में दिख रहा है, टाटा मोटर में दिख रहा है स्पेशली, वो आपको और ज़्यादा होता हुआ दिखेगा। और इसी के साथ साथ वहाँ पे डी मर्जर की बात हो रही है, और जब भी डी मर्जर की बात होती है उस स्टॉक में होती हैं थोड़ी सी दिक्कतें। सेकंड रही बात हमारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक मेजर सपोर्ट के आसपास घूम रहा है, बट अभी भी वो कंसोलिडेट नहीं कर रहा, अभी भी वो लोअर साइड ही जा रहा है। सो वहाँ पर भी मैं बोलूँगा कि अभी के लिए आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए टाटा मोटर और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। ये दो एक मेजर अपडेट है। अदर देन दैट आपका होम फर्स्ट फाइनेंस था, आधार हाउसिंग फाइनेंस था, उसके साथ जाया जा सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28195 का कमेंट है, ये कह रहे हैं भाई मार्केट करेक्शन होना चाहिए वरना बुल रन कैसे आएगा। मेरे भाई मार्केट करेक्शन होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मार्केट करेक्शन आपको एक अच्छे जोन में लेकर के आती है। जब मार्केट करेक्शन होता है तो बाजार आपको ओवरसोल्ड जोन में लेके जाता है, जहां से अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है बाउंस बैक करने की। बट मेरे भाई आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो नए आए हैं। अभी अगर आप कमेंट सेक्शन कभी खोल करके देखोगे, लोग बोलते हैं मार्केट छोड़ के भाग जाओ, बर्बाद होने वाली मार्केट, नीचे गिरेगी तो रोक नहीं पाओगे। तो आप ये समझो, अगर इनमें से आधे लोग भी भाग गए तो बाजार में ह्यूज करेक्शन आ सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग लास्ट 1 साल 1.5 साल 2 साल में आए हैं और उनको नहीं पता कि मार्केट करेक्शन कितना लंबा चल सकता है। सो एफआईआई ऑलरेडी बेच रहा है, हमारे लोगों ने भी बेचना शुरू करा, तो भाई डीआई को भी बेचना पड़ेगा, लिक्विडिटी इशू हो सकता है। सो भाई ज़्यादा लंबा चल गया मार्केट करेक्शन ना, तो डीआई जो अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि भाई मार्केट को बचा पाए, वो भी नहीं बचा पाएंगे, बिकॉज लिक्विडिटी क्रंच आना शुरू हो जाएगा। सुमित जी का कमेंट है, बहुत अच्छा कमेंट है। इनके कमेंट पे आते हैं, बहुत बेसिक कमेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट है। तो ये कह रहे हैं कि मैंने आज से 3 साल पहले 70 लाख इन्वेस्ट करे थे रेगुलर प्लान के अंदर, याद रखना रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। देन उनको रियलाइज हुआ तो उन्होंने 50-50 हज़ार करके अलग अलग पैन कार्ड के अंदर इन्वेस्ट करे, और उसके बाद इन्होंने लेफ्ट कर दिया रेगुलर प्लान। तो क्या इससे कंपाउंडिंग इफेक्ट होती है या नहीं होती? सबसे पहले सर समझो कंपाउंडिंग का मतलब क्या है। अगर आप ये समझ गए तो ज़िंदगी आपकी पार हो जाएगी बढ़िया तरीके से। जो कंपाउंडिंग होती है उसका सिंपल मतलब ये होता है कि आपने कहीं पे पैसा लगाया, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला, और उसके ऊपर आपको दोबारा से इंटरेस्ट मिला। मतलब 100 रुपये लगाए थे तो पहली बार 10% मिले, तो आपको कितने मिले? 10 रुपये। अगली बार जब दोबारा 10% मिलेगा तो आपको 100 रुपये पे नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 110 रुपये पे। अब देखो, जो कंपाउंडिंग है, आपको लगता होगा कि भाई मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, मेरी कंपाउंडिंग शुरू हो गई। ऐसा नहीं होता। देखो, आपने पैसा लगा दिया म्यूचुअल फंड के अंदर और म्यूचुअल फंड नहीं चला तो कंपाउंडिंग शुरू हुई नहीं है आपकी। आपकी कंपाउंडिंग तब शुरू होगी जब इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा, जब पैसा बनना शुरू होगा। ठीक है, तो चाहे आप पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दो या कहीं पे भी डाल दो, जब तक उस पर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, कंपाउंडिंग शुरू नहीं हुई। अब कंपाउंडिंग का मतलब है कि वो पैसा रेगुलर अप्रिशिएट होना चाहिए। जो हम कहते हैं ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15% एवरेज ग्रोथ हो तो फिर मज़ा आ जाएगा, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होना चाहिए। और कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि आपके पास वो पैसा है और उसके ऊपर आपका पैसा बन रहा है, तो वो अनरियलाइज गेन हो या फिर रियलाइज गेन हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। इट्स जस्ट अ नंबर। अगर वो नंबर बढ़ रहा है तो आपका पैसा चलता रहेगा। तो चाहे आप एक बार बेचो, चाहे आप 10 बार बेचो, कंपाउंडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बेस कॉर्पस आपका कांस्टेंट है, उसके ऊपर चीज़ें जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है वो वेरिएबल है। ठीक है, सो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा। तो आप एक बार बेचो, 10 बार बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अनटिल अनलेस वो पैसा ग्रोथ के अंदर ही लगा हुआ है। अगर वो पैसा ग्रो नहीं हो रहा तो कंपाउंडिंग ब्रेक हो जाएगी। उस केस में अगर ग्रो नहीं हो रहा, आपने म्यूचुअल फंड में रख लिया हो या उस केस के अंदर आपने कैश में रख लिया, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राइट। इससे कोई मेजर दिक्कत नहीं है। तो कंपाउंडिंग चल रही होगी अगर आपने म्यूचुअल फंड में डाला है, वो पैसा आपका बढ़ रहा है तो सर। राकेश जी का कमेंट आ रहा है, ये कह रहे हैं रिटेल को बैंक में एफडी करना चाहिए, शेयर बाजार बच्चों का खेल नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब रीजन मेरे को समझना चाहिए। देखो, जो मुझे समझ आता है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है, जितना मैंने आप लोगों के हजारों कमेंट से सीखा है, उससे मुझे एक चीज़ समझ आता है कि देखो, जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, जब तक वो नहीं डरा तब तक उसने पैसा बनाया, जब वो डर गया तो भाई पैसा खोया। क्यों? देखो, रिटेल इन्वेस्टर एक उस बच्चे की तरह है जिसको आपने बोल दिया भाई सीधे जाना है। अब उसे ये नहीं पता कि सीधे क्यों जाना है, उसे ये नहीं पता कि सीधा डायरेक्शन क्या है। उसके लिए सीधा ये है, आपके लिए सीधा ये हो सकता है। तो अगर आपको किसी ने डायरेक्शन अच्छी दी है
तो आप सही डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आपको डायरेक्शन गलत दी है तो सीधे जाकर के आप झाड़ियों में भी गिर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो रिटेल इन्वेस्टर को ना कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, इवन म्यूचुअल फंड में, क्योंकि भाई वो भी एक तरीके के स्टॉक्स ही हैं और जो वोलेटिलिटी है उससे वो भी नहीं बचते, ठीक है। तो उनको ये समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या है, क्योंकि बेसिक इश्यूज है, लोग बेसिक नहीं समझते। लोग ना लोगों के कहने पे अच्छे चले जाते हैं कि यार लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल। मैं आपको हमेशा बोलता हुआ आ रहा हूँ कि भाई लॉन्ग टर्म मेरे लिए 10 साल हो सकता है, आपके लिए हो सकता है, तीसरे बंदे के लिए शायद वो लॉन्ग टर्म 5 दिन है, ठीक है। उससे नहीं पता, उसने तो देखा ना भाई मैं 10 रुपये बना लेता हूँ हर दिन जाकर के कॉफ़ी पी लूँगा, तो भाई मैं 100 रुपये लगा के 10 रुपये बना लेता हूँ, 10% का गेन आ जाएगा। उसने वही देखा, ठीक है। तो वो वही सोच करके शेयर बाज़ार में आया है। शेयर बाज़ार में अगर आप आए हो तो स्टॉक मार्केट को समझो, उसके बिहेवियर को समझो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है, रियल मतलब क्या है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का, वो समझो। अगर आप ये कहते हो कि भाई पैसा डाल के 10 साल के लिए भूल जाओ, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है? नहीं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि भाई 10 साल के अंदर हो सकता है आपने कोई ऐसा म्यूचुअल फंड लिया है जो चल ही नहीं रहा, ठीक है। तो आप ये कहोगे लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, बट वो म्यूचुअल फंड ही नहीं बना रहा, तो फिर क्या? उस केस में आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए, वो पोर्टफोलियो आपके लिए सूट करता है नहीं करता। जैसे क्वांट के केस में हुआ, काफ़ी सारे लोगों ने बोला अदानी और रिलायंस नहीं होना चाहिए था, तो आपके लिए वो क्वांट नहीं है। लेकिन वो आपको तब पता चला ना जब वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया मीडिया के अंदर, है ना। तो जब भी म्यूचुअल फंड लेते हो तो उसका पोर्टफोलियो देखो कि क्या आपको वो पसंद है, उसका इन्वेस्टिंग स्टाइल समझो कि स्ट्रैटेजी क्या है। उसके बाद उस म्यूचुअल फंड को एटलीस्ट 2 साल का टाइम दो। कोई भी म्यूचुअल फंड आप पिक करते हो, वर्स्ट से वर्स्ट, बेस्ट से बेस्ट, 2 साल के अंदर अगर वो अंडर परफॉर्म करे, और अंडर परफॉर्म भी बेंचमार्क को करे। ऐसा नहीं कि भाई निपॉन ने 20% के बनाए, बंधन ने 40% के बनाए, तो भाई निपॉन गंदे रिटर्न दे रहा है, नहीं, क्योंकि बेंचमार्क ने 18% के बनाए, तो 2% से निपॉन ने बीट करा है बेंचमार्क को। सो निपॉन के रिटर्न भी अच्छे हैं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ज्यादा रिटर्न है इवन। तो आपको ये समझना है अंडर परफॉर्मेंस रिलेटिव टू बेंचमार्क होनी चाहिए, ना कि रिलेटिव टू दूसरा म्यूचुअल फंड, क्योंकि दूसरे म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी अलग है, आपके फंड की अलग है, किसी और फंड की बिल्कुल अलग होगी। आज उस फंड का चल रहा है, कल को आपका चलेगा, तो ये चीज़ें शफल करती रहती है। आपका म्यूचुअल फंड तब तक बहुत अच्छा है जब तक वो अपने बेंचमार्क को बीट करा। तो बेंचमार्क के रिटर्न देखा करो, उससे अपने रिटर्न कंपेयर करा करो। और जब आप इस लेवल की बेसिक नॉलेज काफ़ी अच्छे से समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे इमोशनल मैनेजमेंट को, तो आप पैसा बना लोगे। अदरवाइज तो एफडी ही सही है सर आपके लिए। सो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज की वीडियो के अंदर लेने थे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।